हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। फर्स्ट पेपर आपका पोस्टपोन हो गया है, जो कि बुरी भी बात है। अच्छी तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि तैयारी आप लोगों की पूरी हो चुकी थी। अब क्या ही कर सकते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो भाई जो भी है, अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, यानी टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी की तैयारी करेंगे, जो आपका नेक्स्ट पेपर है। तो एक पार्ट मैंने इसका करा दिया है। आज रिवीजन सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट आप देख लें, सेकंड पार्ट आज हो गया है, यानी ऑलमोस्ट आपका 60% सिलेबस कवर हो जाएगा दो पार्ट से ही। बाकी एक पार्ट इसका और आएगा, दो भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करूँगी कि एक ही आ जाए। ये वाली बुक जो है काफ़ी लेंदी है, इसमें यूनिट भी ज़्यादा हैं, चैप्टर भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि इसी तरीके से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी जैसे अब तक मिलती आ रही हैं। थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, देखो तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है सब कुछ। टाइम पे क्लासेस नहीं आ पा रही, एक दो दिन का गैप हो गया है। तो आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा कह सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि क्लासेस का ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब पेपर हमारा नज़दीक होता है तो उस टाइम पे कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जैसे कि अभी ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो किसी भी टाइम में अपलोड कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि रात में 8 बजे होगी, ठीक है। तो बेल आइकन ऑन रखें कि जब भी क्लास आपके पास जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बाकी लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे सीटेट की क्लासेस चली हुई हैं, चलेंगी आगे रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके, अगर आपको कुछ भी कहना हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम है कॉलेज विद भावना के नाम से, कॉलेज विद भावना के नाम से है टेलीग्राम, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तो कमेंट कर देना, कमेंट में मैं लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है, जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो देख लेना, मैं दोबारा से टेलीग्राम पे उसको डाल दूंगी, दोबारा से भेज दूंगी आज पार्ट 1 की जो वीडियो है, और ये आज पार्ट 2 है। यानी आपका बहुत सारा सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टार्टिंग की 3 यूनिट से पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग की 3 से 4 यूनिट से पूछे जाते हैं। इसके अंदर 7 यूनिट हैं। लास्ट के यूनिट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और उनसे क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते। बाकी जो अब तक पूछे गए हैं वो तो हम करेंगे ही सारा, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाली यूनिट है। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सारे टॉपिक इसके अंदर पेपर में आए हुए हैं जो अब तक पूछे गए हैं, ठीक है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो पेपर में नहीं पूछा गया है। फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग, हर बार जितनी बार भी पेपर हुआ है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि स्टेजेस ऑफ टीचिंग पूछी ना गई हों। या तो लॉन्ग में पूछेगा, अगर लॉन्ग में 1% नहीं पूछता है तो शॉर्ट में तो पूछेगा ही पूछेगा, और लॉन्ग में ये 3-4 साल से तो पूछा जा ही रहा है, ठीक है। तो इसे तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। तो स्टार्ट करते हैं फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग। सबसे पहले देखते हैं भाई टीचिंग क्या होता है। क्या होता है? पढ़ाना, अध्यापन जो हम कराते हैं बच्चों को। देखो ये एक तरीके से ऑक्यूपेशन भी है हमारा, है ना, प्रोफेशन भी है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? टीचर का नाम देते हैं, अध्यापक का नाम देते हैं, ठीक है, गुरु का नाम देते हैं। इसमें जो है इट इज़ एन एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ ऑफ अ ग्रुप अंडरटेकन टू हेल्प एन इंडिविजुअल, यानी जो गतिविधियाँ करता है अध्यापक वो किसके लिए करता है? किसी भी इंडिविजुअल के लिए, बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे क्या है, सीख सकें, नॉलेज सीख सकें, उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो सकें, उनका एटीट्यूड डेवलप हो सके, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, यानी उनकी रुचि विकसित हो सके, ठीक है। इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स सोशल कल्चरल एंड इथिकल प्रोसेस डिजाइन इन सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, यानी ये काफ़ी जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रक्रिया है, जिसे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि टीचर ऐसा नहीं है कि बस स्कूल में कमरे के अंदर ही टीचर है, वो समाज से भी जुड़ा होता है, वो संस्कृति से भी जुड़ा होता है, ठीक है। मोरिसन ने एक डेफिनेशन दी है कि टीचिंग क्या है? एक मोर मैच्योर पर्सनैलिटी और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो इंटीमेट रिलेशन होता है, जो अंत्यक्रिया होती है, उसे हम टीचिंग कहते हैं। भाई मोर मैच्योर कौन है? टीचर। और लेस मैच्योर कौन है? बच्चा। उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग। देखो टीचिंग क्या है?
इज द जॉब ऑफ अ टीचर, टीचर की जॉब होती है टीचिंग। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, आप लोग भी फ्यूचर टीचर बनेंगे तो ये बहुत जटिल काम है। तो अगर हम इसे सक्सेसफुल करना चाहते हैं, जैसे हमने पढ़ाया, अगर इसे सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। भाई जब हम क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जो हम प्लानिंग करते हैं वो 3 चरणों से होके गुजरती है, उसी को हम फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं, यानी शिक्षण के चरण कि 3 चरणों से होके गुजरती है। जब वो 3 चरण हो जाते हैं तब हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो सफल माना जाता है। ठीक है, हमारी जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल मानी जाती है। तो 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग और पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षा का सक्रिय चरण और शिक्षा का इंटरेक्टिव चरण और शिक्षा के पश्चात चरण। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में भी देख लेना। जो ये फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग है ये जैक्सन ने दिया है। ठीक है, पढ़ते हैं अब इनकी महत्वता क्या है। जो ये चरण हैं शिक्षण के यानी पढ़ाने के जो चरण बनाए गए, इनका महत्व क्या है कि भाई ये जो टीचिंग का लेवल है उसे इम्प्रूव करते हैं, यानी स्तर जो है पढ़ाने का उसे इम्प्रूव करते हैं। कैसे इम्प्रूव होगा? जब हम पहले से ही सोच लेंगे, पूरी प्लानिंग कर लेंगे कि भैया हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है, किस तरीके से हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है, कैसे हमें बच्चों को देखना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, तो टीचिंग का स्तर अपने आप ही उठ जाएगा, है ना। इट मॉडिफाई क्लासरूम टीचिंग एंड इंटरेक्शन पैटर्न्स, यानी जो क्लासरूम में टीचिंग हो रही है उसे भी ये मॉडिफाई करता है, इंटरेक्शन पैटर्न को भी मॉडिफाई करता है, यानी जो अंतःक्रिया होती है बच्चों और टीचर के बीच में। ठीक है, क्रिएट एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर लर्निंग, यानी सीखने का एक वातावरण प्रदान करता है बच्चों को। हेल्प टू इवेल्युएट द स्टूडेंट सिस्टमेटिकली, बच्चों का जो मूल्यांकन है वो भी तरीके से होता है। भाई जब सारी चीज़ पहले से प्लानिंग हो गई कि हमें क्लास में जाने के बाद कैसे मूल्यांकन करना है, किस तरीके से मूल्यांकन करना है, कौन सा मेथड रखना है मूल्यांकन का, तो मूल्यांकन कैसे होगा? तरीके से होगा, सिस्टमेटिकली होगा। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ टीचर, यानी शिक्षक की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। टीचर की टीचिंग स्किल्स भी तो डेवलप होंगी, क्वालिटी डेवलप होगी, भाई टीचर भी इम्प्रूव होएगा, है ना। सुपरवाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के विभिन्न पहलुओं का पर्यवेक्षण करता है, अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स का उपयोग करता है। तो ये इसका महत्व है, तो भाई हमें यूज करने चाहिए अपनी टीचिंग में फेजेस। ठीक है, पहला फेज है प्री एक्टिव फेज, जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग स्टेज, जिसमें हम क्या करते हैं? प्रॉपर प्लानिंग करते हैं क्लास में एंटर होने से पहले। इंटरेक्टिव फेज क्या है? जो हमने प्लानिंग की है उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यानी अप्लाई करते हैं। इम्प्लीमेंट हो गया, हमने बच्चों को पढ़ा दिया, भाई हमने पहले प्लानिंग करी, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद यानी जब हमने बच्चों को पढ़ा दिया तो हम ये भी तो देखेंगे कि उन्हें कितना आया है फिर हम क्या करेंगे? उनका इवैल्यूएशन करेंगे। अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही हो तो बढ़ा लेना, आवाज़ अंदर से निकल नहीं रही है। फिर उनका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है प्री एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण। तो प्री एक्टिव फेज क्या होता है? देखो, प्री एक्टिव फेज टेक्स प्लेस बिफोर द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग इज नोन एज प्री एक्टिव फेज। ना भाई नाम से ही पता चल रहा है प्री एक्टिव, यानी क्लास में जाने से पहले एक्टिव होना, पूर्व सक्रिय शिक्षण के चरण, यानी क्लास में जब हम एंटर करेंगे उससे पहले हम सारी तैयारी कर लेंगे कि भैया हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है क्लास के अंदर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लानिंग स्टेज ऑफ टीचिंग, इसे हम प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं। बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम द टीचर प्लान सम टास्क, यानी टीचर पहले ही क्या है? सारे टास्क प्लान कर लेना है कि भैया मुझे क्या पढ़ाना है। जैसे कि लेसन प्लान को प्रिपेयर कर लेगा, टीचिंग मटेरियल जो भी है, जो भी सामग्री है पढ़ाना है, जो भी टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसे अरेंज कर लेगा, उद्देश्य लिख लेगा कि क्या उद्देश्य रहने वाले हैं पढ़ाने के, क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे इफेक्टिव बनाया जाए कि हर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, अच्छी तरीके से पढ़े और समझे। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन एट प्री एक्टिव फेज, यानी प्री एक्टिव फेज के कुछ बिंदु हैं, देखिए। चॉइस ऑफ द कंटेंट और मटेरियल टू बी टॉट और लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी गिवन, यानी सिखाई जाने वाली जो सामग्री है या सामग्री का चुनाव दिए जाने वाले सीखने के अनुभव, यानी पहले से ही क्या है? कंटेंट का चॉइस कर लेंगे कि क्या कंटेंट हमें पढ़ाना है, क्या मटेरियल हमें क्लास के अंदर पढ़ाना है, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस हमें बच्चों को देने हैं। ठीक है, जो मटेरियल है उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कंटेंट को कैसे संगठन में करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है।
कौन कौन से प्रिंसिपल हमें और मैगजिम्स यूज़ करने हैं। मैगजिम्स क्या होते हैं? मैगजिम्स होते हैं शिक्षण के सूत्र कि हमें किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है, यानी जब हम क्लास में जाएंगे तो हमें पहले सरल चीज़ें पढ़ानी है, फिर जटिल की तरफ जाना है। जब हम क्लास में जाएंगे तो हमें कैसे पढ़ाना है? नॉन टू अननोन पढ़ाना है, नॉन टू अननोन, यानी जब जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं पहले देखेंगे कि बच्चे को पूर्व में कितना ज्ञान है, पहले कितनी नॉलेज है, जो बच्चा जानता है उससे चैप्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे, यानी बच्चे को पहले चीज़ों को दिखा के पढ़ाएंगे, जैसे छोटे बच्चे को नहीं चार्ट से दिखा के पढ़ाते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे मैगजिम्स होते हैं, तो सारे मैगजिम्स हम ध्यान में रखेंगे जब हम क्लास के अंदर जाएंगे तो, ठीक है। यानी पहले से ही प्लानिंग करके जाएंगे कि कौन सा मैगजिम्स हमें फॉलो करना है, कौन कौन से मैगजिम हमें फॉलो करने हैं, कौन से सूत्र हमें फॉलो करने हैं। डिसीजन एंड प्लानिंग अबाउट द प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, पूरी डिसीजन प्लानिंग करेंगे कि हमें कौन से टीचिंग एड्स के द्वारा पढ़ाना है, कौन सी सामग्री होनी चाहिए, ऑडियो विजुअल से पढ़ाएं या ऑडियो से पढ़ाएं या खाली विजुअल एड्स से पढ़ाएं, चार्ट से पढ़ाना है, प्रोजेक्टर से पढ़ाना है, तो इसकी भी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, ठीक है। चॉइस ऑफ द मेथड्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, यानी कौन सी रणनीति होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए पढ़ाने की, कौन सा मेथड होना चाहिए, यानी लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी है, कितनी देर हमें पढ़ाना है, किस जगह हमें पढ़ाना है, क्लास को कैसे मैनेज करना है और हमें कैसे मूल्यांकन करना है। तो ये सारी प्लानिंग हम पहले ही कर लेंगे क्लास में एंटर करने से पहले, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यानी प्रीएक्टिव में क्या है, सारी प्लानिंग कर लेनी है भैया, सारी तैयारी हम कर लेंगे, ठीक है। सारी तैयारी में कौन कौन सी है, क्या कैसे पढ़ाना है, बोर्ड से पढ़ाना है या प्रोजेक्टर से पढ़ाना है, क्या कंटेंट रखना है, कंटेंट रखना है तो कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे कौन से मैगजीम्स हमें फॉलो करने हैं, कौन से मेथड्स हमें फॉलो करने हैं, लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाएं या डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू पढ़ाएं, तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे। तो ये हुआ प्रीएक्टिव फेज़, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। सेकंड है इंटरेक्टिव फेज, यानी संवेदात्मक चरण। हिंदी में कुछ और भी हो सकता है, जो हिंदी वाले हैं वो भाई ये तो आप समझ ही जाएंगे कि आपकी बुक में कुछ ना कुछ अलग लिखा होगा अगर आप बुक ले रहे हैं तो, ठीक है। इंटरेक्टिव फेज यानी हमने पूरी प्लानिंग कर ली, अब क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, अंतःक्रिया होगी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होगा, अंतःक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, आफ्टर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, यानी क्लास में जब एंटर करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होता है जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो और हमारा इंटरेक्शन हो रहा हो, तो जब टीचर क्लास में एंटर करेगा तो उसका इंटरेक्शन किससे होगा, बच्चों से होगा, तो वो फेज़ क्या कहलाएगा, इंटरेक्शन फेज़ कहलाएगा, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, टीचिंग एग्जीक्यूट्स द प्लान दैट ही प्रिपेयर्स इन द प्रीएक्टिव फेज, यानी वो एग्जीक्यूट करेगा, वो अप्लाई करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा जो उसने प्लानिंग की थी, जो तैयारी की थी उसे क्या है, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्रियान्वित करेगा, यानी उस क्रिया को करेगा जो पहले से प्लानिंग करके आया है प्रीएक्टिव फेज में। तो इंटरेक्टिव स्टेज इज एन इम्प्लीमेंटिंग स्टेज ऑफ टीचिंग, यानी इम्प्लीमेंट करना, कार्यान्वयन चरण है ये, एक्चुअल स्टेज है टीचिंग की। सक्सेस एंड फेलियर ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन दिस स्टेज, यानी पढ़ाया हुआ कितना सफल होगा और कितना असफल होगा वो इसी स्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि भाई पढ़ाना तो इसमें ही है, उसमें तो प्लानिंग की थी। तो अब देखते हैं, द इंटरेक्टिव स्टेज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच एज टीचर डू आफ्टर द एंटरिंग द क्लासरूम, यानी टीचर क्लास में एंटर करने के बाद कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा इंटरेक्शन स्टेज के अंदर। तो पहले एक्टिविटी देखते हैं कि टीचर की कौन कौन सी एक्टिविटी रहेंगी। साइन अप द क्लास, यानी जब क्लास में एंटर करेगा टीचर तो पहले वो क्या करेगा, पूरी क्लास को ऑब्जर्व करेगा, परसीव करेगा, यानी क्लास की अनुभूति करेगा। जैसे कि कोई भी नया टीचर हमारे स्कूल में आता है, या मतलब आप लोग जब पढ़े होंगे तो नया टीचर कोई भी आता है तो वो क्या है, थोड़ा सहमा सहमा सा रहता है। पहले क्या देखता है, क्लास का वातावरण देखता है, स्कूल का एटमॉस्फेयर देखता है, क्लास का एटमॉस्फेयर देखता है,
फिर देखता है कि बच्चे कितने हैं, बच्चों को देखता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं भाई क्लास में, एक नज़र में पहचान लेगा, अच्छा इस रूम में 20 से 30 है, इसमें 20 से 30 है, ऐसे करते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर लेगा। फिर ओवरऑल आइडिया लगाएगा कि कौन से बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और कौन से बच्चे टीचर की मदद करेंगे। ठीक है भाई, कुछ बच्चे होते हैं ना टीचर की टांग खींचने के लिए रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन ढूंढेंगे कि भाई टीचर कंफ्यूज हो जाए। हम लोग सभी करते थे कि बड़ा सा क्वेश्चन लेके जाते हैं, देखें सर पे बताया नहीं जाएगा, है ना। The students also observe the teacher and make an overall idea about the personality of the teacher। और बच्चे भी क्या करेंगे, टीचर को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि टीचर का व्यक्तित्व कैसा है। भाई टीचर तो माइंडेड लग रहा है, टीचर तो एलिजिबल लग रहा है, टीचर को तो नॉलेज है, बच्चों को भी तो पता चल जाता है ना। तो ये सारा क्या है, ये साइन अप क्लास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द स्टूडेंट, यानी टीचर क्या करेगा, यहाँ पे बच्चों को आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा उनकी कि बच्चों को कितना आता है, पहले से डायग्नोज करेगा, उनका निदान करेगा कि बच्चों को कहाँ दिक्कत है, क्या आता है, जो सब्जेक्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ कितने पानी में हैं बच्चे। उनका एटीट्यूड देखेगा कि व्यवहार कैसा है, उनकी रुचि कैसी है, उनकी एप्टीट्यूड कैसी है, उनकी योग्यता कैसी है। ठीक है, उनकी प्रीवियस नॉलेज को देखेगा कि पहले से बच्चे क्या जानते हैं। ठीक है, और ये सारे कैसे होंगे, क्वेश्चंस पूछ के, सिंपल जैसे हम लेसन प्लानिंग नहीं करते हैं, 5 क्वेश्चन रखते हैं, तो वो क्या है, टीचर पहले क्वेश्चंस पूछेगा, उससे बच्चों को पता चल जाएगा, डायग्नोज भी हो जाएगा और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज भी चेक हो जाएगी कि उन्हें क्या ज्ञान है। ठीक है, एक्शन और स्टार्ट अप द टीचिंग, यानी कार्रवाई करेंगे और शिक्षण को शुरू करेंगे। तो जब अब टीचर ने सारी नॉलेज देख ली कि भाई कितना उन्हें पहले से आता है, फिर क्या करेगा, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज स्टार्ट लाइक इनिशिएशन एंड रेस्पॉन्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। फिर टीचर अपना टॉपिक स्टार्ट कर देगा, इंटरेक्शन उनका स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये एक्टिविटीज़ है, जो ये इंटरेक्शन है, ये वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, यानी बोल के भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगा हो या फिर किसी एड्स के थ्रू पढ़ाने लगा हो, है ना। तो इस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, यानी जो कंटेंट है, जो भी चीज़ है उसका सिलेक्शन करेंगे, जो भी स्टिमुलाई है उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, उसे प्रदर्शन करेंगे, यानी जो भी टॉपिक है, जो भी पढ़ाना है, टॉपिक हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, स्टिमुली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रेगुलर रीइंफोर्समेंट और फीडबैक, यानी नियमित सुदृढ़ीकरण और प्रतिक्रिया करेंगे, यानी साथ के साथ पढ़ाता रहेगा और देखता रहेगा कि कितना बच्चों को आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज, यानी रणनीतियों का विकास। तो टीचर ऑल्सो ट्राइज टू डेवलप एंड यूज स्ट्रेटेजीज एज पर द नीड ऑफ द क्लासरूम एटमोस्फेयर, यानी टीचर क्या करेगा, क्लास के वातावरण के अकॉर्डिंग रणनीतियों को चुनेगा कि कौन सी रणनीति यूज़ करनी है, कैसे कैसे डेवलप करनी है। ठीक है, कैसे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना है पढ़ने में, कैसे उन्हें प्रेरणा देनी है, प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए। भाई जब क्लास में जा रहे हैं तो बच्चा क्या है, मोटिवेट भी होना चाहिए, पढ़ने के लिए तैयार भी होना चाहिए और उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो बच्चे को क्या है, तैयार करना है पढ़ने के लिए। ठीक है, एंड मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, टीचर मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट वाइल मेकिंग यूज ऑफ स्ट्रेटेजीज। जब टीचर रणनीतियाँ बना रहा होगा तो उसे कौन कौन से पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक की टॉपिक कैसे प्रेजेंट करना है, जो बच्चों को सिखा रहा है उसका स्तर क्या रहेगा, लेवल क्या रहेगा। भाई जैसे कि प्लांट का चैप्टर है, ठीक है, 7th क्लास में प्लांट का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो हमें बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। अब प्लांट का चैप्टर तो 8th में भी है, प्लांट का चैप्टर 9th क्लास में भी है, 10th में भी, आगे तक है बायो में, लेकिन हमें क्या है, एक स्तर तक पढ़ाना है, जिस लेवल के बच्चे हैं उसी लेवल तक पढ़ाना है। ठीक है, और बच्चों का लेवल भी देखना है और उनकी प्रीवियस नॉलेज भी देखनी है कि पहले से कितना जानते हैं। अगर बच्चों को यही नहीं पता कि प्लांट क्या होता है तो थोड़ी सी उनकी नॉलेज को बिल्डअप करेंगे, बनाएंगे थोड़ी सी नॉलेज। ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्री इंटरेक्टिव फेज। अब थर्ड फेज है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। क्या है, शिक्षण के सक्रिय चरण के बाद, यानी 2 चरण हमारे हो गए, प्री एक्टिव हो गया, इंटरेक्टिव हो गया। अब ये क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चे का इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा। भाई सारा तो हमने पढ़ा दिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो ये क्या है, लास्ट स्टेज है इन तीनों टीचिंग फेज की। तो द टास्क ऑफ टीचिंग इज कंप्लीट, यानी इस तक आने तक, जब तक इस चरण पे आएंगे सारा पढ़ाया हुआ कंप्लीट हो जाएगा, जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। इसमें टीचर क्या करेगा, इन दिस स्टेज द टीचर
थिंक इन रिट्रोस्पेक्टिव वे अबाउट व्हाट हैपेंड इन द क्लास आफ्टर इट इज़ ओवर, यानी टीचर ये सोचेगा कि क्लास अब ओवर होने वाली है तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे इवेल्युएट करे, बच्चों की परफॉर्मेंस को कैसे देखे। तो टीचर क्या करेगा, बच्चों से क्वेश्चंस पुट आउट करेगा, ठीक है, और बच्चे क्या हैं उनके आंसर देंगे। अगर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं तो टीचर का पढ़ाया हुआ सक्सेसफुल है, अगर बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं तो टीचर को मेथड चेंज करना पड़ेगा, यानी ओवरऑल मूल्यांकन जो है इसी फेज के अंदर होगा, ठीक है। जो मूल्यांकन है इसके कुछ चरण हैं, जैसे कि असेसिंग द बिहेवियर चेंज ऑफ द स्टूडेंट, यानी छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया पढ़ाने के बाद। भाई पहले तो बच्चे चलो मान लिया 0 थे, अगर टीचर ने पढ़ाया और उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आया, यानी उन्हें कुछ समझ आया, तो कहने का मतलब है टीचिंग थोड़ी सी सक्सेसफुल हुई, है ना। तो टीचर इवेल्युएट द बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द स्टूडेंट, he or she compare the behavior of the student at the entry point and the actual behavior change that take place during teaching, यानी जब क्लास में आया था तब का बिहेवियर देखेगा और जब सारा पढ़ा दिया है फिर देखेगा कि क्या इनके बिहेवियर में बदलाव आया है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, और जो ये बिहेवियर का पता चलेगा, मूल्यांकन जो करना है इसके लिए भी टेस्टिंग डिवाइस होनी चाहिए, यानी किस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। जो मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। चेंजिंग ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, हेयर द टीचर गेट द नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यहाँ आके बच्चे का पता चल जाएगा कि उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कितना उसे समझ आया है। जो टीचर सोच के आया था दिमाग में कि भैया मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है और बच्चों को समझाना है, तो ये उद्देश्य उसका पूरा हुआ या नहीं हुआ, या फिर उसे अपने मेथड में चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये यहाँ आके पता चलेगा। भाई अगर बच्चों को एक आधे बच्चे को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर पूरी ही क्लास को समझ नहीं आया है तो टीचर को क्या करना होगा, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, अपने मेथड्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, पढ़ाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दीज स्टेज द टीचर अंडरस्टैंड वेयर ही हैज़ टू मेक मॉडिफिकेशन, यानी इसमें टीचर देखेगा कि कहाँ उसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। डायग्नोसिस ऑल्सो इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के आधार पे ही बच्चों का डायग्नोज किया जाएगा। डायग्नोज यानी कहाँ गैप हैं, क्या दिक्कत है, क्या समझ नहीं आया, कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया, फिर उसके बाद उन्हें रिमेडी देंगे। तो इन पोस्ट एक्टिव फेज द टीचर हैज़ टू डू दीज एक्टिविटीज़ फॉर सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग, यानी अपनी टीचिंग को, अपने शिक्षण को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए सारे चरण से टीचर होके गुजरेगा, ठीक है। तो होपफुली समझ आया होगा। अब नॉलेज ऑफ दीज फेजेज, यानी जो ये फेजेज हैं, जो शिक्षण के चरण हैं, इनकी नॉलेज टीचर को क्यों होनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि भाई क्या फ़ायदा है फेजेज ऑफ टीचिंग जो बनाए गए हैं, टीचर के लिए क्या बेनिफिट है इनका। तो इफेक्टिव लेसन प्लानिंग, यानी ये बेनिफिट है कि टीचर पहले से ही लेसन प्लानिंग को इफेक्टिव बना लेता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द फेजेज ऑफ टीचिंग अलाउज टीचर टू प्लान देयर लेसन मोर इफेक्टिव, यानी पहले से जो लेसन प्लानिंग है उसे इफेक्टिव बना लेता है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लेता है, नेसेसरी कंटेंट उसके अंदर कवर करता है, बच्चों को कैसे एंगेज करना है, कैसे उनके लर्निंग आउटकम्स निकालने हैं, कैसे उनका रिजल्ट अच्छा लेके आना है, ठीक है। दूसरा, एंगेजिंग स्टूडेंट इंटरेक्शन, यानी छात्र सहभागिता को जोड़ना, तो ये भी इसका फ़ायदा है। तो जो इंटरेक्टिव फेज़ है उसमें टीचर जोर देगा बच्चों के एंगेजमेंट पे, जिससे कि बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सके। तो टीचर हु आर अवेयर ऑफ दिस फेज, अगर टीचर्स ये सारे फेजेस से अवेयर है, can design activities and teaching strategies that encourage student interaction, critical thinking and collaboration, यानी अगर टीचर को ये चरण पता है कि भाई टीचिंग में ये चरण होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग फिर वो एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन कर सकता है, रणनीतियाँ भी बना सकता है कि बच्चों से हमें कैसे इंटरेक्शन करना है, कैसे बच्चों की आलोचनात्मक सोच को विकसित करना है, कैसे कोलाबोरेशन करना है, ठीक है। मीनिंगफुल इंटरेक्शन कैसे होगा, कैसे एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा, कैसे बच्चों की समझ विकसित होगी, कैसे बच्चे नॉलेज गेन करेंगे, रिटेन करेंगे, ठीक है। भाई जब ये सारे चरण पता होगा, टीचर को पता होगा कि किस तरीके से हमें पढ़ाना है, टीचिंग होती क्या है, ठीक है, तभी तो ये सारी चीज़ें करेगा वो।
थर्ड है एडेप्टेबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, यानी अनुकूलनशीलता और विभेदीकरण। तो नॉलेज ऑफ टीचिंग फेज एनेबल टीचर टू बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल इन देयर इंस्ट्रक्शन। अगर ये चरण जो हैं इनकी नॉलेज अगर टीचर को है तो टीचर क्या है, फ्लेक्सिबल भी होगा, यानी अपने तरीके भी बदल सकेगा जहाँ बदलने की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, they can assess student progress during the interactive phase and make necessary adjustment to meet individual needs, यानी बच्चों को एसेस करेगा, उनकी प्रोग्रेस देखेगा और जहाँ चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ चेंज करेगा, जिससे कि सारे बच्चों की नीड्स को पूरा किया जा सके। ठीक है, Teachers can differentiate their instruction, providing additional support or challenges as required to cater diverse learning styles and abilities. टीचर क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि क्लास में अलग अलग तरीके के ही बच्चे होते हैं, एक जैसे सब बच्चे नहीं होते। जहाँ बच्चों को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट देगा और हर तरीके के लर्निंग स्टाइल्स को केटर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड फीडबैक, ये भी फ़ायदा होता है अगर टीचर को पहले से इन चरणों के बारे में नॉलेज है तो इनका ये बेनिफिट भी होगा कि टीचर किस तरीके से बच्चों का आकलन करना है और कैसे उनसे फीडबैक लेना है। तो कैसे आकलन करेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन होता है जो क्लास के दौरान होता है, यानी ड्यूरिंग द क्लास होता है। ठीक है, जैसे कि जो पढ़ाया साथ के साथ उसका मूल्यांकन कर लिया। तो जब टीचर को इन चरणों के बारे में पता होगा तो उसे ये भी पता होगा कि मूल्यांकन किस तरीके का करना है, फॉर्मेटिव करना है या सम्मेटिव करना है। तो कैसा मूल्यांकन करना है, फॉर्मेटिव। ठीक है, तो यही इसके अंदर है कि टीचर क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगा, यानी साथ के साथ बच्चों को मॉनिटर करेगा, उन्हें टाइमली फीडबैक देगा, उन्हें साथ के साथ गाइड भी करेगा, जहाँ समझ नहीं आएगा दोबारा से समझाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, यानी निरंतर सुधार होता रहेगा टीचर में भी और बच्चों में भी। तो द नॉलेज ऑफ द टीचिंग फेजेस एम्पावर्स टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड मेक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। टीचर क्या है, अपने पढ़ाने को भी दर्शाएगा, यानी अपनी तरफ भी देखेगा और जहाँ ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की वहाँ इम्प्रूवमेंट भी करेगा। बाय क्रिटिकली एनालाइजिंग ईच फेज ऑफ टीचिंग टीचर कैन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड एरियाज फॉर ग्रोथ, यानी जब टीचर सारे का एनालाइज करेगा तो वो देखेगा कि क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ ग्रोथ है, कहाँ ग्रोथ नहीं है। ठीक है, दिस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एनहांस देयर पेडागोजिकल स्किल्स। इससे क्या है, टीचर का जो शिक्षण शास्त्र है, टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी बढ़ेगा, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगी, अल्टीमेट इम्प्रूव द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट, और बच्चों का अनुभव भी बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायग्राम पेपर के अंदर बना सकते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया और पढ़ के ज़रूर जाना क्योंकि हर बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी कल एक क्लास आने वाली है, उसमें मैं आपको बताऊंगी आपको कौन कौन से टॉपिक लास्ट टाइम में पढ़ने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग and educationists have tried to point out that teaching act can be carried out at the 3 clearly identified levels of teaching, यानी जो शिक्षण है उसके 3 स्तर बताए हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ एजुकेशनिस्ट ने। कौन कौन से स्तर हैं? पहला स्तर है मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, यानी इसमें बच्चा क्या है, बिल्कुल भी थॉट नहीं लगाता, रट्टे पे जो रहता है, सारी चीज़ें रटता है। आपने छोटा बच्चा भी देखा होगा, 2 का टेबल है रटेगा, उसे नहीं पता मल्टीप्लिकेशन से आया है, 3 का टेबल है रट लेगा। तो ये छोटे बच्चों के लिए यानी मेमोरी लेवल। ठीक है, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी थॉटफुल लेवल। इसमें बच्चा क्या है, थोड़ा बहुत सोचने लगेगा, जैसे कि 4th 5th का बच्चा है, 3rd 4th का बच्चा है, उसे पता चल जाता है कि जो टेबल आप याद कर रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन से बना है। तो ये क्या है, थॉटफुल टीचिंग होती है, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल है। थर्ड लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी मोस्ट थॉटफुल लेवल, यानी चिंतनशील स्तर, सबसे विचारशील स्तर। इसमें बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा सोचता है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, यानी बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है। जब कोई भी स्टूडेंट्स हो बड़ा हो जाएगा, 10th लेवल में 10th प्लस में चला जाएगा, तो तब क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। अपनी जितनी भी नॉलेज है उसे वो रिफ्लेक्ट करने लगता है, दर्शाने लगता है, चिंतन करने लगता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक एक करके सारों को।
फर्स्ट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का स्मृति स्तर। ये सबसे पहला और थॉटलेस लेवल है टीचिंग का। इसमें बच्चे को थॉट नहीं रहते, वो विचारहीन रहता है, यानी विचार नहीं करता, बस रटने पे जोर रहता है उसका। इट इज कंसर्न विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स, यानी यह स्मृति या मानसिक क्षमता से संबंधित है, सभी जीवों में विद्यमान है। यानी सभी इस लेवल से होके गुजरते हैं। भाई हम लोग भी इस लेवल से होके गुजरे हैं, है ना। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये सबसे क्या है, निचले स्तर की टीचिंग है, यानी लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, ये सबसे क्या है, लोवेस्ट लेवल है। इसे दिया किसने है, हर्बर्ट ने दिया है। ये पूछ सकता है वेरी शॉर्ट में। इसमें इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है, यानी मेमोराइजेशन पे, रट्टाफिकेशन पे बल दिया जाता है। जैसे ए फॉर एप्पल, ABCD रटना, ऐसे अनार, ये सारे रटना, टेबल्स रटना, तो बच्चा इसमें रटने में लगा रहता है। इसकी स्टेजेस क्या है कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, लर्निंग करता है, फिर रिटेंशन करता है यानी धारण करता है, फिर रिकॉल करता है मन मन में, जैसे हम रटते नहीं है मन मन में जाप सा करते हैं, तो वो क्या है, रिकॉल करता है। फिर क्या है, रिकॉग्नाइजेशन करता है, यानी पहचान करता है। जैसे कि आपने बच्चे को दिया 2 का टेबल, तो बच्चा याद करेगा, पहचान करेगा, अच्छा ये जो वो रटा था मैंने ये वही है, तो 2 का टेबल लिख देगा। तो इसमें क्या है, पहले अधिगम करेगा, फिर धारण करेगा, फिर प्रत्यस्मरण करेगा, फिर पहचान करेगा। ठीक है, हर्बर्ट ने भी 5 स्टेप दिए हैं। तो इस विधि में हर्बर्ट ने शिक्षण के 5 पद बताए हैं, जैसे कैसे बच्चे को पढ़ाना है। दैनिक पाठ योजना के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी लेसन प्लानिंग के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो मैंने रखा है, फर्स्ट है प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन करेगा टीचर। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर एंड टू रिसीव द न्यू वन, यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने के लिए क्या होता है, प्रिपरेशन की जाती है। टीचर जब क्लास में आता है तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को देखता है, फिर पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ के पढ़ाता है। ठीक है, सेकंड है प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुतिकरण, यानी जो कंसेप्ट है उसे प्रेजेंट करता है। किस तरीके से प्रेजेंट करता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कॉन्क्रीटली पढ़ाता है। पहले कॉन्क्रीट क्या होता है कि बच्चा देख के पढ़ सके। ठीक है, एसोसिएशन यानी तुलना संबंध। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज टू बी फेमिलियर विद द डिफरेंस इन ऑर्डर टू एसिमुलेट द न्यू वन, यानी जो बच्चे को पहली नॉलेज थी उसमें और प्लस कर लेंगे, एसिमुलेट कर लेंगे, उसकी तुलना कर लेंगे कितना बच्चे ने सीख लिया है। ठीक है, और जो सीख लिया है वो पहली वाली में जुड़ गया। जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण या निष्कर्ष। इट रिफर्स टू अराइव एट जनरल आइडियाज और नेसेसरी कंक्लूजन बाय कंपेयरिंग लर्निंग मटेरियल प्रेजेंटेड बाय द टीचर, यानी टीचर ने जो लर्निंग मटेरियल प्रेजेंट किया है उसमें क्या है, कंपैरिजन करना। ठीक है, एप्लीकेशन यानी प्रयोग करना, अप्लाई करना। तो इट रिफर्स टू यूज ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज बाय द लर्नर्स इन रियल लाइफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग, यानी जो बच्चे ने सीखा है उसे क्या है, रियल लाइफ से जोड़ना, अपनी जिंदगी से जोड़ना, अप्लाई करके देखना। ठीक है, जैसे बच्चे ने प्लस के सम सीखे हैं तो उसे अप्लाई कैसे करेगा, कहीं भी किसी भी शॉप पे जाएगा सामान लेने के लिए तो उसे वहाँ पे अप्लाई करेगा वो। ठीक है, एट दिस लेवल यानी इस लेवल पे क्या होता है, द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, यानी बच्चे की जो सोच है वो इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि बच्चा इस एज में इतनी ज़्यादा थिंकिंग नहीं रखता है। इसमें क्या करता है, सिर्फ क्रैम करता है, वो चीज़ों को रटता है, इन्फॉर्मेशन को याद करता है, फॉर्मूलाज हों चाहे लॉज हों, जो भी उसे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट, यानी जो भी पढ़ता है रट के पढ़ता है, रट के ही पढ़ाया जाता है। टीचर पोएम याद करा रही है तो रट्टे की लगवाएगी, बच्चे को समझ नहीं आएगा कुछ भी। रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी, यानी इसमें टीचर का रोल प्राइमरी होता है, यानी एक तरीके से टीचर सेंटर्ड सही हो जाता है। स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज एंड प्री प्लान, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो एक व्यवस्थित तरीके से रहता है, ऑर्गेनाइज तरीके से रहता है और पहले से ही प्लानिंग उसकी की जाती है। द टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। सीक्वेंस कैसा है कि भाई सरल सरल चीज़ें पहले पढ़ा देगा टीचर, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी समझ और बोध स्तर कौन सा है, इसमें बच्चा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, यानी ये थॉटफुल लेवल है।
अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग, ग्रेस्प द आइडिया एंड कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग, यानी इसमें क्या है, इस स्तर पे बच्चा समझता है, अनुभव करता है, मीनिंग को परसीव करता है, जो आइडिया हैं उन्हें ग्रैब करता है, उन्हें ग्रेस्प करता है और कॉम्प्रीहेंड करता है, अपने दिमाग में मीनिंग को, उसकी समझ विकसित करता है। ठीक है, जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसकी समझ विकसित करता है। In the field of education and psychology, the meaning of understanding can be classified as seeing the total use of fact, जो फैक्ट याद किए हैं उसे यूज़ कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे आया, ये कहाँ से आया, ये बच्चे नहीं करते हैं कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कैसे बना, ये क्वेश्चन कैसे होगा। अ जनरलाइज इंसाइट, एक सूझबूझ विकसित करते हैं अपने अंदर। ये किसने दिया है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये मॉरिसन ने दिया है। किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। दिस लेवल इज स्लाइटली हायर देन द मेमोरी लेवल, यानी मेमोरी लेवल से ऊपर का स्तर, मेमोरी लेवल से थोड़ा सा स्तर बच्चे का उठ गया है। इन दिस वे इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग द एम्फेसिस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, यानी इसमें रटने की बजाय जो ज्ञान है उसे समझा जाता है थोरोली करें। ठीक है, मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल ऑफ टीचिंग, यानी मॉरिसन इस स्तर के शिक्षण के मुख्य प्रस्तावक हैं, क्योंकि इन्हीं ने दिया है ये। मॉरिसन्स टीचिंग मॉडल एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन, यानी मॉरिसन ने टीचिंग लेवल जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसका ये मॉडल दिया है कि पहले एक्सप्लोर करना, बच्चा एक्सप्लोर करेगा, फिर प्रेजेंट करेगा, फिर एसिमुलेट करेगा यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा, फिर व्यवस्थित करेगा, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, फिर रिसाइट करेगा। ठीक है, टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन वन ऑफ द प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल से इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर रहती है। इट इज़ मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज़, यानी ये उपयोगी भी है और थॉटफुल भी है। मानसिक जो क्षमताएं हैं वो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं एज कम्पेयर टू मेमोरी लेवल। इस लेवल में टीचर एक्सप्लेन करता है, explain to the student the relationship between principle and fact and teach them how these principle can be applied, यानी जो laws हैं, जो सिद्धांत हैं, जो principles हैं, जो formulas हैं, उन्हें पढ़ाता है और बताता है कि ये कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, memory level teaching barrier is essential to be crossed for this level of teaching, यानी इस लेवल में आने के लिए मेमोरी लेवल को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा भाई, पहले उस लेवल में आएंगे, फिर समझ विकसित होगी, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएंगे। ठीक है, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का चिंतनशील स्तर। इसमें क्या है, बच्चे की थिंकिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट रहती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस, यानी सबसे ऊपर का लेवल है, ये सबसे ऊपर का लेवल है। तो द टर्म रिफ्लेक्टिव लेवल इज इंडिकेटिव ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एज वेल एज द लर्नर। दिस लेवल बेसिकली इन्वॉल्व द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी इसमें क्या है, बच्चे को साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति के थ्रू पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे की थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, आलोचनात्मक सोच आ जाती है, बच्चा अमूर्त सोचने लगता है। ठीक है, इसके दो फेज हैं, प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या को उठाना, क्वेश्चंस पुट आउट करना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान करना। तो ये स्किल भी बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर एंड हिज इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग फॉर ऑब्टेन अ सॉल्यूशन आर द इंडिकेटर ऑफ अ सक्सेस ऑफ अ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भागीदारी और समाधान प्राप्त करने के लिए उसकी भावना की तीव्रता शिक्षण और सीखने के चिंतनशील स्तर को सफलता के संकेतक तक पहुंचाना। द कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी क्या हुई, कुर्ट लेविन ने दी है, वो इसे क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस लेवल को। ये लेवल सबसे ऊपर का लेवल है, बच्चा इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सोच पाता है, उसकी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती है। ठीक है, इट एज्यूम्स स्पॉन्टेनियस इंटरचेंज बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, यानी ये शिक्षक और छात्र के बीच सहज आदान प्रदान को मानता है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स आर द टूल्स, मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय एडुकेटर्स टू फैसिलिटेट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग एड्स जो होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री जो हैं, ये किस लिए यूज होते हैं भाई, टीचिंग एड्स के अंदर सारे मटेरियल आ जाते हैं जिससे बच्चे को पढ़ाया जाता है, जैसे कि चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ऑडियो विजुअल एड्स है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, यानी जितना भी सारा प्रोसेस है, जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारे टीचिंग एड्स के अंदर आ जाते हैं, जो हमारी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है,
दे आर डिज़ाइन टू सपोर्ट एंड एनहांस द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ये किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? जिससे कि जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, जो निर्देशात्मक प्रक्रिया है, उसे बढ़ाया जा सके, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके, जो कंसेप्ट बच्चे याद करते हैं उसे और अच्छा किया जा सके, बच्चों को शामिल किया जा सके जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। Teaching aids can take many forms from traditional material like textbook and chalkboard to modern technologies like interactive whiteboards and online resources। यानी जो टीचिंग एड्स हैं, जो ये शिक्षण सहायक सामग्री हैं, इन्होंने क्या है, एक नया रूप लिया है। पहले क्या है, ट्रेडिशनल मटेरियल हुआ करता था, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये चेंज हो रहा है। किसमें? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में। जैसे कि पहले ब्लैक बोर्ड थे, अब इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज आ गई हैं, बहुत सारी ऑडियो विजुअल एड्स आ गई हैं। ठीक है। कोठारी कमीशन ने टीचिंग एड्स की एक डेफिनेशन दी है, द सप्लाई ऑफ टीचिंग एड्स टू एवरी स्कूल इज असेंशियल। यानी हर स्कूल में जो टीचिंग एड्स की सप्लाई है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? जिससे कि जो पढ़ाने का स्तर है, पढ़ाने की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। इट वुड बी इंडीड डूइंग एन एजुकेशन रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। और देश में क्या है, एक क्रांति का काम करेगा शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है भाई, जब हर स्कूल में अच्छे संसाधन होंगे, अच्छे रिसोर्सेज होंगे, अच्छी टीचिंग एड्स होंगी, तो टीचिंग तो अपने आप ही अच्छी होगी, अच्छा पढ़ाया जाएगा, बच्चों को भी अच्छा समझ जाएगा। फ्रोइबल ने डेफिनेशन दी है, आवर लेसन ऑट टू स्टार्ट फ्रॉम कॉन्क्रीट एंड एंड इन द एब्स्ट्रैक्ट। यानी फ्रोइबल ने क्या है कि हमारा जो पार्ट है, हमारा जो लेसन है वो शुरू कैसे होता है? कॉन्क्रीट से। कॉन्क्रीट क्या होता है? जब बच्चों को हम चीज़ें दिखा के पढ़ाते हैं, टच एंड फील करा के पढ़ाते हैं, उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, यानी अपने हाथों से वो छू कर देखते हैं चीज़ों को। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पढ़ाना होता है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, यानी शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता और महत्व। ये टॉपिक मैंने अलग से भी कराया हुआ है, और डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। टीचिंग एड्स हेल्प द लर्नर इन गेनिंग। जो टीचिंग एड्स हैं ये लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करने में मदद करते हैं। टीचर टू एक्सरसाइज देयर टीचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ क्विक वे। सम नीड्स एंड इम्पोर्टेंस आर। कुछ इंपॉर्टेंस इसकी हैं, क्या है कि ये हमारे सारे सेंसेस को डेवलप करता है। भाई हम जब शिक्षण सहायक सामग्री जब अच्छी होगी तो हमारे सारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारी विकसित हो जाएंगी, अच्छी तरीके से काम करेंगी। ठीक है। सेंसेस आर सेड टू बी द गेटवे ऑफ नॉलेज। यानी जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ज्ञान का द्वार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान उन्हीं से होके तो अंदर जाता है। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग ऑन द पिलर्स ऑफ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। यानी अगर हमें टीचिंग को एक संगठन रूप देना है, एक तरीके से उन्हें व्यवस्थित करना है, तो हमें क्या है, मैगजीम से होके गुजरना पड़ेगा, यानी शिक्षण सूत्र को फॉलो करना पड़ेगा। शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल की तरफ, यानी बच्चे को पहले सरल चीज़ें बताएं फिर जटिल पे जाएं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी बच्चे को पहले कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाएं जिसे वो टच एंड फील कर सके, अपने हाथों से छू सके, आंखों से देख सके जब पढ़ेगा। उसके बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट पे जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसे 11th-12th में पढ़ाया जाता है, सिंपल फॉर्मूला बताया मैथ में और बच्चों को क्वेश्चन करने को दे दिए, पूरे पूरे चैप्टर बच्चे खुद कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, जब हम उसे ट्राइंगल के बारे में बताते हैं, रेक्टेंगल के बारे में बताते हैं, तो तब हम उसे कैसे पढ़ाते हैं? कॉन्क्रीटली पढ़ाते हैं। कॉन्क्रीटली कैसे पढ़ाते हैं कि उसे ट्राइंगल की शेप का कुछ दिखाएंगे, उसे रेक्टेंगल की शेप का दिखाएंगे, उसे स्क्वायर की शेप का कुछ ना कुछ दिखाएंगे, जिससे बच्चा कॉन्क्रीटली सीख सके। नॉन टू अननोन, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम कैसे जाते हैं? ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, यानी नॉन टू अननोन जाते हैं कि बच्चा जो पहले से जानता है, पूर्व में जो ज्ञान है उसी को जोड़ के आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, करके सीखे अपने हाथों से। टू प्रूव हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ अटेंशन, यानी अवधान की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होना। तो जो ये टीचिंग एड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती हैं हमारे शिक्षण में, क्योंकि बच्चा जब टीचिंग एड्स अच्छी होंगी तो बच्चा क्या होगा, क्लास के अंदर अटेंटिव होगा, और जब बच्चा अटेंटिव होगा तो टीचिंग लर्निंग भी अच्छी होगी। टू मेक प्रोविज़न फॉर मोटिवेशन, यानी प्रेरणा के लिए प्रावधान करने के लिए बच्चा मोटिवेटेड भी रहता है अगर उसे सही समझ में आ रहा है। टू रिड्यूस वर्बेलिज्म, यानी जो टीचिंग एड्स हैं इनसे जो वर्बेलिज्म है, वाक्पटुता है, यानी टीचर का जो बोलने का ज़्यादा काम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है। टू प्रोवाइड अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए टीचिंग एड्स बहुत अच्छा विकल्प है। टू मेक प्रोविजन फॉर द एडिक्वेट इम्प्रेशन और इमेजेस, यानी पर्याप्त छाप या छवियों के लिए प्रावधान करने के लिए भी है। विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए प्रावधान कर, यानी विषय वस्तु जो है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है, क्लियर हो जाता है।
टू हेल्प इन फिक्सिंग अप द न्यू नॉलेज, जो नई नॉलेज है उसे दिमाग में फिक्स करने के लिए टीचिंग एड्स बहुत उपयोगी हैं, समय भी बचाते हैं और एनर्जी भी बचाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी को मिल जाता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूरा किया जाता है, यानी हर क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है, तो हर किसी की डिमांड्स को, हर किसी की नीड को केटर किया जाता है, हर किसी की नीड को पूरा किया जाता है। ठीक है। एनकरेज हेल्दी क्लासरूम इंटरेक्शन, जो क्लासरूम इंटरेक्शन है, कक्षा में अंत्य क्रिया हो रही है, वो भी कैसी होती है, हेल्दी होती है, उसे बढ़ावा दिया जाता है। जो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम है क्लास में, जो अनुशासनहीनता है, उसकी प्रॉब्लम को भी सोल्व किया जाता है। टू हेल्प इन मीटिंग इनएडिक्वेंसीज और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स, यानी अपर्याप्त संसाधनों की कमी को पूरा करने में मदद करता है। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों के अंदर डेवलप होता है। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर फैकल्टीज, यानी उच्च संकायों के विकास में सहायता करता है। टू मेक प्रोविजन फॉर द रीइंफोर्समेंट टू द लर्नर, और बच्चों को साथ के साथ फीडबैक भी दिया जाता है। पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर होती है, ट्रेनिंग होती है। ठीक है, यानी जो बच्चों को सिखाया जाता है वो कैसे सिखाया जाता है, पॉजिटिवली। ठीक है। प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। प्यूपिल सेंटर्डनेस यानी बच्चे को केंद्र में रख के, ध्यान में रख के पढ़ाना होता है हमें। ठीक है। सिलेक्शन एड्स यानी किस तरीके का सिलेक्शन हमें करना है, किस एड्स के थ्रू हमें पढ़ाना है। ऑडियो विजुअल एड्स है, विजुअल है, किस तरीके की है, वाइट बोर्ड है, चार्ट है, मॉडल है। प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं वो कैसे पूरे होंगे, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट और मोटिवेशन कैसे डेवलप होगा, जो रिसोर्सेज हैं वो पर्याप्त कैसे होंगे, कैसे अवेलेबल होंगे क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल सेंटर्डनेस बिफोर द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, यानी जब भी हम कोई टीचिंग एड सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान में क्या रखते हैं, बच्चे को। ठीक है। अब जैसे कि छोटा बच्चा है, उसे, अब नर्सरी क्लास का बच्चा है, उसे प्रोजेक्टर से हम पढ़ा रहे हैं तो उसे मज़ा नहीं आएगा, उसे एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ाएं, उसे रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएं। लेकिन हमें जब टीचिंग एड्स हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान में क्या रखना है, बच्चे को रखना है, उसकी एज को रखना है, उसकी रुचि को रखना है, उसकी योग्यता को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब जैसे कि छोटा बच्चा है या कोई भी बच्चा है, उसे हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। तो टीचिंग एड सेलेक्ट करने से पहले हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद हमें सेलेक्ट करनी है चीज़ें। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, यानी हमें बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप करना है और मोटिवेशन भी डेवलप करना है, क्योंकि इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन डेवलप होगा तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। ये सेंटर पॉइंट होता है सीखने के लिए। ठीक है भाई, बच्चे की रुचि भी होनी चाहिए और बच्चा प्रेरित भी होना चाहिए पढ़ने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। इन दिस प्रिंसिपल सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टीचिंग एड्स इन दैट सेंस बाय विच वी डेवलप, यानी जो भी चीज़ हमें सेलेक्ट करनी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टीचिंग स्किल्स हमें देखनी है, कौन सी हमें हार्डवेयर यानी लैपटॉप से पढ़ाना है, प्रोजेक्टर से पढ़ाना है, कौन से ऐप से पढ़ाना है, क्या सॉफ्टवेयर अप्रोच हमारी रहने वाली है, जिससे कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी हो सके, उसकी समझ भी विकसित हो सके, उसके कौशल विकसित हो सके और प्रैक्टिकली भी बच्चा सीख सके। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, यानी संसाधनों की उपलब्धता का सिद्धांत। तो ऑडियो विजुअल एड्स इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इन इकोनॉमिक वे, द साइज ऑफ दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ रूम, यानी जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो क्लास के, जो क्लास का रूम है, जो क्लासरूम है उसके साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी जैसे प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स है तो स्क्रीन छोटी ना होकर बड़ी होनी चाहिए, क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, जिससे हर बच्चा ईजिली देख सके, लैंग्वेज समझ सके और हर बच्चे की नीड्स को पूरा किया जा सके। कितने तरह की टीचिंग एड्स होती हैं? तो ऑडियो एड्स होती हैं, यानी जिन्हें सुन के सीखा जाता है। विजुअल एड्स यानी जिन्हें देख के सीखा जाता है, चार्ट्स, मॉडल, पिक्चर्स वगैरह। ऑडियो विजुअल यानी टेलीविज़न, ड्रामा, साउंड, मोशन पिक्चर, जैसे कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक सब्जेक्ट में मोस्टली किया ही हुआ है, ऑडियो विजुअल एड्स भी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन और एजर डेल कॉमन एक्सपीरियंस और लैंग्वेज लेबोरेटरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजर डेल है, पूछा ही जाता है। ठीक है, 100% पूछा ही जाएगा, या तो लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आवाज़ अंदर से निकल नहीं रही है, पता नहीं, पर लेकिन आज की क्लास तो मैं ये कंप्लीट कराऊंगी ही आपको, बाकी आगे का देखते हैं क्या होगा।
मल्टी सेंसरी अप्रोच यानी बहुसंवेदी दृष्टिकोण। मल्टी सेंसरी जिसमें हमारे बहुत सारे सेंसेस एक्टिव रहते हैं, हमारी सारी इंद्रियां एक्टिव रहती हैं। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, तो हमारी सारी सेंसेस एक्टिव रहती हैं, तो उसे हम बोलते हैं बहुसंवेदी दृष्टिकोण। ठीक है। मल्टी सेंसरी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, मल्टी और सेंसरी। ठीक है। यूजिंग सेंसरी ऑर्गन्स, सो इट इन्वॉल्व मोर देन वन सेंसरी ऑर्गन्स फॉर लर्निंग, यानी एक से ज़्यादा सेंसेस यूज करना। ठीक है। मल्टी सेंसरी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, वक्त भी बोलते हैं। देखो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। किसी ने कहा है कि 4 तरह की सेंसेस होती हैं, 4 तरह की एड से बच्चा सीख सकता है, कि कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडिटरी लर्नर होता है, कोई कानेस्थेटिक होता है, कोई टैक्टाइल होता है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने इसे 7 तरह का बताया है, तो सबने अलग अलग तरीके का बताया है। अगर बुक में थोड़ा बहुत अलग मिले तो ये मत सोचना कि वो गलत है या फिर ये गलत है, सब जगह ठीक दिया होता है। ठीक है। तो जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है इसे हम कहते हैं वक्त, VAKT। वक्त का मतलब होता है कोई देख के सीखने वाला, कोई सुन के सीखने वाला, कोई खेल कूद करके सीखने वाला और कोई टच एंड फील करके सीखने वाला। ठीक है। दैट इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिफरेंट मॉडलिटीज़, यानी बच्चे तब अच्छी तरीके से सीखते हैं जब उन्हें अलग अलग मॉडलिटीज़ में प्रेजेंट किया जाता है सारा कंटेंट। ठीक है। देखो ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, जो विजुअल लर्नर होते हैं वो देख के सीखते हैं। काइनेस्थेटिक क्या है, खेल खेल में सीखते हैं, करके सीखते हैं। ऑडिटरी लर्नर जो हैं वो सुन के सीखते हैं। ठीक है। इधर भी देख सकते हैं, देखो ये फिगर है। ऑडिटरी क्या है, सुन के सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, रीड थ्रू वर्ड्स को सुन रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, वॉइस को सुन रहे हैं। ठीक है। विजुअल क्या है, देख के सीख रहे हैं, कलर, लिंक्स, पिक्चर्स, मैप, स्ट्रक्चर। काइनेस्थेटिक क्या है, कंप्लाइंग, हाईलाइटिंग, बिल्डिंग, मार्क ऑफ, वर्क थ्रू, यानी काम करके सीखते हैं, अपनी बॉडी को यूज करके सीखते हैं। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन इज एन अप्रोच टू टीचिंग दैट एंगेज मल्टीपल सेंसेज इंक्लूड साइट, हियरिंग, टच एंड मूवमेंट टू एनहांस लर्निंग एंड मेमोरी रिटेंशन, यानी जो ये बहुसंवेदी निर्देश हैं ये बच्चों की, ये क्या है, एंगेज करते हैं हमारे अलग अलग सेंसेस को, सारे सेंसेस को शामिल करते हैं कि बच्चा देख भी सकता है, सुन के भी सीखता है, टच एंड फील करके भी सीखता है, मूवमेंट करके भी सीखता है। इससे लर्निंग बच्चे की बढ़ती है और मेमोरी भी बढ़ती है। दिस मेथड इज़ पार्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर इंडिविजुअल्स, यानी बहुत ही प्रभावी तरीका है अगर हमें बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी कंटेंट समझाना है। इसमें हार्ड से हार्ड, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो कंटेंट है वो भी सरल लगता है, इजी लगता है। ठीक है। और हर तरीके का डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो वो भी सीख सकता है। डिसलेक्सिया वाला बच्चा हो, डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जहाँ बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, जहाँ बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे कि सा लिख रहा है तो बच्चा क्या है, उसे वाज पढ़ रहा है। गॉड लिख रहा है, डॉग लिख रहा है तो उसे गॉड पढ़ेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चे को क्या है, पढ़ने में दिक्कत होती है। बी को डी पढ़ रहा है तो हर तरीके के बच्चे को इसमें गेटर किया जाता है। ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी जब बच्चे का एक जगह ध्यान नहीं लग पाता, अटेंशन नहीं कर पाता। ठीक है। और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। तो सभी तरीके के बच्चे इसमें सही तरीके से सीख पाते हैं, एक प्रभावी तरीके से। जो इसका नेचर है, बहुसंवेदी निर्देश की जो प्रकृति है, सीखने का माहौल बनाना शामिल है इसमें, यानी एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है, क्रिएट होता है सीखने का एक माहौल दैट अपील टू डाइवर्स सेंसरी नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी जिसमें अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चों की नीड्स को पूरा किया जाता है। अलग अलग टेक्निक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि विजुअल एड्स है, ऑडिटरी क्यूज है, टैक्टाइल एक्टिविटीज़। टैक्टाइल एक्टिविटीज़ क्या होती है, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता वो टच एंड फील करके सीखते हैं, टच एंड फील करके सीखते हैं। ठीक है। जैसे कि अंधे बच्चे होते हैं, ये कम दिखाई दे रहा है, जैसे कि ब्रेल लिपि है। ब्रेल क्या है, ये 6 बिंदुओं पे आधारित होती है, ऐसे बिंदुओं पे हाथ रख रख के बच्चे सीख लेते हैं। मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ कौन सीखते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर सीखते हैं। ठीक है। आगे भी है, वैसे बता दूंगी आगे भी। चिल्ड्रन टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर आउटर वर्ल्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, बच्चे क्या है, अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, कुछ देख के, कुछ सुन के, कुछ टच करके और कुछ बॉडी मूवमेंट करके। ठीक है। इसकी कुछ विशेषता हैं। ये क्या विशेषता है मल्टी सेंसरी टीचिंग की, कि बच्चों को मदद करता है कि वो अलग अलग लर्निंग स्टाइल में फिट बैठ जाएं, जो भी कंटेंट बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ठीक है। इंटीग्रेट विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल और काइनेस्थेटिक, यानी चारों तरीके के जो बच्चे हैं उन्हें इंटीग्रेट करते हैं, एकीकृत करते हैं।
इवॉल्व मोर इंडिविजुअलाइज लेसन प्लान, अलग अलग तरीके से लेसन को प्रेजेंट करते हैं, पहले से ही लेसन प्लानिंग करके लाते हैं हर बच्चे के हिसाब से कि भाई अगर बच्चा विजुअल लर्नर है तो उसी हिसाब से लेसन की प्लानिंग करेंगे, अगर बच्चा ऑडियो लर्नर है तो उसी तरीके से लेसन को प्लान करेंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, सभी बच्चों के लिए इफेक्टिव हो, चाहे वो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके मिलते हैं बच्चों को समझने में और सीखने के, सारी सेंसेस बच्चों की यूज़ होती हैं, एक्सपीरियंस मिलता है उन्हें। अब कुछ टेक्निक्स हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हैं, वही ऑडिटरी टेक्निक, यानी बच्चा क्या है सुन के सीख सकता है, म्यूजिक, सिंगिंग, राइम्स, ऑडियो टोन्स, अल्फ़ाबेट, डायलॉग। विजुअल लर्निंग यानी दृश्य यानी देख के सीखता है, मॉडल्स, चार्ट्स, वीडियोस, पिक्चर्स दिखाई जा सकती हैं। टेक्टाइल यानी छू के सीख सकता है कि इजीली टच कर सके ऑब्जेक्ट को, नॉलेज ले सके, कोई भी मॉडल, सिंबल, अल्फ़ाबेट, टॉय, व्हीकल, बिल्डिंग, मैप्स, कुछ भी हो सकता है। काइनेस्थेटिक यानी खेल कूद में, भागा दौड़ी में सीख रहा है, मूवमेंट करके सीख सकता है, अपनी मोटर स्किल्स के थ्रू सीख सकता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है यानी इसके लाभ क्या हैं, तो इसमें बच्चों का इंटरेक्शन होता है, उन्हें एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग यानी वो क्या है अनुभव करके सीखते हैं, अनुभवात्मक तरीके से सीखते हैं, उनकी सारी सेंसेस यूज़ होती हैं, ऑडिटरी, हियरिंग, टच और मूवमेंट। इसमें टीचर इवेल्युएट करता है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्किल्स इन चिल्ड्रन, यानी हर किसी में अलग अलग स्किल होती है तो उसी के अकॉर्डिंग उनका मूल्यांकन भी होता है। स्टूडेंट कैन एडोप्ट फॉर पार्टिकुलर लर्निंग स्टाइल विच सूट्स दैम, जो भी लर्निंग स्टाइल बच्चों को पसंद हो उसी से ही वो सीख सकते हैं। ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, जो विकलांग बच्चे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एजरडेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ये भी एजरडेल यानी कोन ऑफ एक्सपीरियंस करके पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में तो बताना है कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसे कहा जाता है एजरडेल को। ठीक है, पेन ले लेते हैं एक बार। The Agerdale experience cone is also known as cone of experience, is a visual model that illustrates how different forms of media and learning experience impact the learning process। यानी इन्होंने पूरा कोन दिया है, उसमें दिखाया है किस तरीके से हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, किस तरीके से अपने कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम रोल प्ले कर सकते हैं, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस कोन वाज डेवलप्ड बाय एजरडेल, जो कि अमेरिका के एडुकेटर थे, कम्युनिस्ट थ्योरिस्ट भी थे 1960s में। द मॉडल प्रपोज दैट लर्नर्स रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन एंड हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल, यानी जो ये मॉडल इन्होंने दिया था इसका उद्देश्य यही था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद कर सकें, अपने दिमाग में रख सकें और गहराई से समझ सकें मटेरियल को, जब वो किसी भी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में शामिल हों। ठीक है, कैसे समझेंगे, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर सकें, मल्टीपल सेंसेस यूज़ कर सकें, तो इसी के बेस पे इन्होंने ये कोन दिया है। ये कोन आप पेपर में बना के आ सकते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा। और देखो इसमें आपको स्टेप तो याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले वाला स्टेप ऊपर लिख लें ऊपर वाला नीचे। देखो इसका एक पर्पज़ है। फर्स्ट जो स्टेप है वो है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, यानी बच्चे क्या है डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले सकें, अपने हाथों से एक्टिविटी कर सकें, कॉन्ट्रीव्ड एक्सपीरियंस ले सकें, ड्रामेटाइज यानी रोल प्ले कर सकें, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करके दिखा सकें, फील्ड ट्रिप उन्हें करा सकते हैं, एग्जिबिट्स करा सकते हैं, मोशन पिक्चर्स, ऑडियो विजुअल एड्स दिखा सकते हैं, कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स फोटोज़ के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, सिंबल्स के द्वारा पढ़ाया जा सकता है और वर्बल्स के द्वारा, वर्बल यानी बोल के पढ़ाया जा सकता है। तो जैसे जैसे ऊपर को चलते हैं ये मानो कि जो स्किल है वो डेवलप होती जाती है। भाई नीचे जो है छोटे बच्चे तो पढ़ेंगे, रियल लाइफ से इंटरेक्ट छोटे बच्चे तो पढ़ेंगे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करके कि भाई उन्हें रोल प्ले करा रहे हैं, उनसे एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। तो नीचे वाला क्या है लो कॉन्क्रीट है, इसमें बच्चे की मोटर स्किल डेवलप होती है। दूसरा वाला जो है कॉग्निटिव स्किल इसमें डेवलप होती है, यानी जो बीच के हैं इनमें कॉग्निटिव स्किल डेवलप होती है, बच्चे का संज्ञान विकसित होता है, उनकी सोच। अब जैसे कि फील्ड ट्रिप पे बच्चा जा रहा है तो फील्ड ट्रिप पे बच्चा क्या करेगा, जाके वहाँ करेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, तो उसकी थिंकिंग डेवलप होगी, उसकी कॉग्निटिव स्किल डेवलप होंगी। तो ये सारे जो हैं वो कॉग्निटिव स्किल डेवलप करने के हैं। ऊपर के जो हैं इनमें एब्स्ट्रैक्टनेस आ जाती है, यानी बच्चा क्या है अमूर्त सोचने लगता है। उसे वर्बली भी पढ़ाएंगे यानी बोल के भी पढ़ा देंगे, लेक्चर से भी पढ़ा देंगे तो भी उसे समझ आ जाएगा, बुक से भी पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत तो भी वो इन्फॉर्मेशन रिटेन कर लेगा। ठीक है,
पढ़ते हैं एक एक करके। डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस यानी प्रत्यक्ष और उद्देश्यपूर्ण अनुभव। तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष यानी सामने से जो दिख रहा है। तो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं ये मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि बच्चा देख के सीख सकता है, सुन के, चल के, स्मेल करके, टच करके, ये हमारी सेंसेस होती हैं, हमारी इंद्रियां होती हैं। तो इस एक्सपीरियंस में हमारी सारी इंद्रियां जो हैं एक्टिव रहती हैं बिल्कुल इस एक्टिविटी में। ये जो एक्सपीरियंस है ये मीनिंगफुल रहता है, इससे बच्चा क्या है सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही अच्छी तरीके से रिटेन कर लेता है। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खेल खेल के नहीं सिखाते, तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं। जैसे कि पोयम ही कोई सुनाई जा रही है, सिखाई जा रही है, तो उसमें एक्टिविटीज़ होंगी, तो वो क्या है उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है। सेकंड है कॉन्ट्रीव्ड एक्सपीरियंस यानी काल्पनिक अनुभव। दीज एक्सपीरियंस इंक्लूड मॉडल वर्किंग, वर्किंग इन लेबोरेटरी, सर्वे, रियल ऑब्जेक्ट इज सिंप्लीफाइड इन इट। In certain situation the perception of real object is not possible, sometimes their real object size is larger or too much smaller। यानी इसमें क्या है इमेजिनेशन करनी पड़ती है, काल्पनिक अनुभव मिलता है बच्चे को, मॉडल बनाना, लैब में काम करना, सर्वे करना, प्रोजेक्ट पे काम करना। यानी जैसे घर घर अब कोई प्रोजेक्ट अगर तैयार करना हो तो हम कैसे करेंगे, सर्वे करेंगे, उस पर केस स्टडी करेंगे, इधर उधर लोगों से पूछेंगे, जो भी कोई टॉपिक हमारा होगा। तो ये क्या है काल्पनिक अनुभव, यानी बच्चे की क्या है इमेजिनेशन इसमें डेवलप होगी। पार्टिसिपेशन इन ड्रामा, ड्रामा यानी रोल प्ले होता है, जैसे कि ये मूवी होती है, मूवी क्या है ड्रामा मूवी है, जैसे कि आदि पुरुष आई है, तो उसमें रोल दिया गया है एक्टर्स को, किसी को सीता का रोल, राम का, लक्ष्मण का, हनुमान जी का। तो ये क्या है जो ड्रामा होता है, इसी तरीके से बच्चों को रोल प्ले कराया जाता है, बच्चे उससे बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं, उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, अनुभव होता है और चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, और जो वो अनुभव होता है वो बहुत ही अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपीरियंस बाय डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करके अनुभव लेना, जैसे कि कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन हम कर सकते हैं, किसी भी टास्क का कर सकते हैं, जिसमें क्या है अगर टीचर करके दिखा रहा है तो बच्चे क्या है उसमें पैसिव रहेंगे, अगर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे उसमें एक्टिव रहेंगे। ठीक है। फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेशन इज डन, यानी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, जैसे कोई हार्ड टॉपिक है तो उसे हम प्रदर्शन करके उसका दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसे बता सकते हैं। ठीक है, इस डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चे पैसिव रहते हैं और टीचर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है। ठीक है, और अगर बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो बच्चे एक्टिव होंगे। एजुकेशनल और फील्ड ट्रिप्स यानी शैक्षिक और क्षेत्र यात्राएं, तो इस प्रकार की जो तकनीकी हैं, तकनीक द्वारा स्कूल और समुदाय के बीच संपर्क स्थापित किया जा सकता है, यानी एक इंटरेक्शन बन जाता है स्कूल और कम्युनिटी के बीच जब हम फील्ड ट्रिप पे बच्चों को लेके जाते हैं। फील्ड ट्रिप पे बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस गेन करते हैं, यानी अपनी आंखों से, जैसे कि चिड़ियाघर हम बच्चों को लेके गए तो बच्चे वहाँ पे अलग अलग तरीके के पक्षी देखेंगे, अलग अलग तरीके के पशु देखेंगे, तो उन्हें क्या है अनुभव मिलेगा, वो चीज़ों को क्या करेंगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, परसीव करेंगे, अनुभव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीबिशन एंड म्यूजियम। एग्जीबिशन और म्यूजियम का भी यही है कि स्टूडेंट कैन बी टेकन टू सम एग्जीबिशन एंड म्यूजियम आउट ऑफ क्लास वेयर इट इज़ पॉसिबल टू शो द ऑब्जेक्ट इज ओरिजिनल, यानी एग्जीबिशन और म्यूजियम का ये मतलब होता है, जैसे कि साइंस म्यूजियम जा रहे हैं तो साइंस का कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाया हुआ है तो म्यूजियम में जाके हम उसे रिलेट कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ओरिजिनली। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे क्या है रियल एक्सपीरियंस ही गेन करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही गेन करते हैं। ठीक है, रेडियो एंड टेलीविज़न, इसमें बच्चे क्या है सुन के इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, तो रेडियो जो है वो ऑडियो एक्टिविटी को अलाउ करती है, टेलीविज़न इन्वॉल्व ऑडियो एंड विजुअल एक्टिविटी, यानी अगर टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न कैसा एड्स है ऑडियो विजुअल, क्योंकि हम उसमें सुनते भी हैं और वीडियो भी देखते हैं। ठीक है, और रेडियो कैसी है खाली ऑडियो एड्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ सुनते हैं, कोई पिक्चर थोड़ी ना होती है। ठीक है, विजुअल सिंबल्स यानी सिंबल चार्ट्स के थ्रू पढ़ना, मैप्स के थ्रू पढ़ना, डायग्राम्स के थ्रू पढ़ना, फोटोग्राफ्स के थ्रू पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्बल टीचिंग क्या होती है बोल बोल के पढ़ाना, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ वर्बल टीचिंग कर रही हूँ। अब आप लोग बड़े हैं तो वर्बल टीचिंग भी आप लोग समझ सकते हैं, तो इसमें क्या है बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इस लेवल पे आगे डेवलप हो जाती है। तो वर्बल टीचिंग टेक्निक्स इज जनरली यूज्ड इन द क्लास, द टीचर स्पीक्स एंड गोज ऑन राइटिंग ऑन द चॉक बोर्ड, यानी टीचर क्या है बोल के भी पढ़ा सकता है, ब्लैक बोर्ड पे लिख के भी पढ़ा सकता है, अपने थॉट्स को प्रेजेंटेशन करना, उनकी प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट करना अपने शब्दों के द्वारा। ठीक है, इसमें जो बच्चे हैं वो कैसे नॉलेज को गेन करते हैं ऑडियो के द्वारा, यानी सुनते हैं टीचर को। ठीक है, उनके एक सेंसेस मतलब सारे सेंसेस एक्टिव नहीं रहते, लेकिन ऑडियो एक तरीके से टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक्सपीरियंस एक्वायर करते हैं।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है इसकी, एजरडेल एक्सपीरियंस कौन आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर देखा जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है और इफेक्टिव भी रहती है। अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो लर्निंग क्या हो जाती है, इफेक्टिव होती है, क्योंकि बच्चे खेल खेल में भी सीखते हैं, बच्चे इन्फॉर्मेशन भी गेन करते हैं, बच्चों की कॉग्निटिव स्किल डेवलप भी होनी जरूरी है। तो उन्हें फील्ड ट्रिप भी करवानी चाहिए, उन्हें म्यूजियम्स भी लेके जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे एक्सप्लोर कर सकें चीज़ों को। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है एजरडेल कोन एक्सपीरियंस, ठीक है, एजुकेशन के लिए। तो ये भी पूछा जाता है कि इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखिए। तो ये मॉडल सजेस्ट करता है कि बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करें, यानी खुद करके सीखें। तो ये बहुत ही प्रभावी तरीका है लर्निंग को बढ़ाने के लिए और इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब है एडुकेटर्स शुड स्ट्राइव टू इनकॉर्पोरेट डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड साइमुलेशंस इनटू देयर लेसन प्लान व्हेनेवर पॉसिबल, यानी टीचर्स को भी क्या है, अपने लेसन प्लान में ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए कि नई नई टीचिंग स्किल्स हों, डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चों को दिखा सके, ठीक है। एडिशनली ये मॉडल सजेस्ट करता है इनकॉर्पोरेटिंग अ वैरायटी ऑफ लर्निंग मॉडलिटीज़, यानी बहुत सारे इसके अंदर मॉडलिटीज़ हैं, जैसे कि विजुअल एड्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे कि उनकी लर्निंग बढ़ सके, इन्फॉर्मेशन उन्हें याद रह सके। बहुत सारे मीडिया यूज़ करते हैं, वैरायटी ऑफ मीडिया लर्निंग एक्सपीरियंसेस यूज़ करते हैं। एडुकेटर्स कैन अपील टू द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, यानी जो टीचर्स होते हैं वो इस तरीके से पढ़ाएं कि जो अलग अलग विविधता वाले जो बच्चे हैं, अलग अलग स्टाइल वाले जो बच्चे हैं, उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके और क्लास को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, एनवायरनमेंट को और इफेक्टिव बनाया जा सके और बच्चों को एंगेज किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आया होगा, बहुत आसान है। बस इसमें जो सारा खेल है ना, अगर आपको ये फिगर याद हो गई, ठीक है, कहीं अलग भी मिल सकती है ये फिगर, यहाँ कलरफुल है, आप कलरफुल मत बनाना, ये फिगर बस आप याद कर लो, आपका ये पूरा एजरडेल आपको याद हो जाएगा, फिर आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी, देखो साइंस के लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंस के केमिस्ट्री लैब में केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं, बायो में बायो के करते हैं, फिजिक्स में फिजिक्स के करते हैं। तो लैंग्वेज में लेबोरेटरी में क्या करेंगे भाई, लैंग्वेज सीखेंगे, है ना, भाषा तो सीखेंगे। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी इज अ स्पेशलाइज्ड रूम और फैसिलिटी इक्विप्ड विद ऑडियो एंड विजुअल एड्स डिजाइन टू एनहांस लैंग्वेज लर्निंग, यानी जो लैंग्वेज लैब होती हैं उनके अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए, जिससे बच्चे भाषा अच्छी तरीके से सीख सके। कुछ ऑडियो एड्स रहते हैं, कुछ वीडियो एड्स रहते हैं, विजुअल एड्स, यानी बच्चे सुन भी सकें और देख के भी सीख सकें। तो लैंग्वेज लैब जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जहाँ बच्चे अपनी लैंग्वेज को सुधार सकें, इंप्रूव कर सकें एक रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में, ठीक है। उन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दिया जाता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यानी एक लैंग्वेज लैब में लेके गए, लेबोरेटरी में लेके गए, जहाँ बच्चे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से भाषा को सीख सकते हैं और रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भी उसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, ठीक है। नीड फॉर लैंग्वेज लेबोरेटरी, यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसकी जो ज़रूरत है अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज बट ऑल्सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज, यानी भाषा हम अब जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश में ग्रामर सबको आती है, थोड़ी बहुत तो आती है भाई, ऐसा तो है नहीं, एक्सपर्ट तो कोई नहीं है, लेकिन सभी को आती है, लेकिन इतनी आसानी से हम बोल नहीं सकते इंग्लिश को। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस रहता है बस थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस रहता है, हम प्रैक्टिकली उसे अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो लैंग्वेज लैब की जो ज़रूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस ना रहे सारा, कुछ फोकस प्रैक्टिकल पे भी रहे, ठीक है, यानी हम उसे अप्लाई भी करके देखें। लैंग्वेज लेबोरेटरी एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जहां बच्चा अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, अपने कौशल को विकसित कर सके, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पीकिंग, यानी बोल सके, सुन सके, पढ़ सके, लिख सके, बिना किसी डर के, बिना किसी मिस्टेक के और बिना किसी के जज किए हुए कि भाई तुमने क्या बोल दिया है, सेंटेंस तो गलत है, तो बिना जज करे भी बच्चा सीख सकता है, ठीक है, वहाँ कोई डर नहीं रहता। Language lab also allows student to receive immediate feedback on their language skills which is crucial for improvement, यानी जो language lab का ये फ़ायदा भी है कि बच्चे को साथ के साथ फीडबैक भी मिल जाता है कि यहाँ गलत बोल रहे हो, यहाँ सही बोल रहे हो, या फिर सही करो, ऐसे करो, ठीक है।
तो साथ के साथ फीडबैक भी मिल जाता है। अब कुछ नॉर्मल गैजेट्स हैं जो लैब में यूज़ होते हैं, जैसे कि भाई अब ये बायो की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, बायो की लैब में आपको क्या मिलेगा, स्केलेटन सिस्टम मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर लैंग्वेज लेबोरेटरी की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से गैजेट मिलेंगे, हेडसेट मिलेगा, हेडसेट यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए जो कानों पे लगाया जाता है हेडसेट, ठीक है। इसके अंदर डायलॉग सुन सकते हैं, स्पीचेस सुन सकते हैं, किसी भी तरीके का ऑडियो कंटेंट सुन सकते हैं लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। माइक्रोफोन में भी हम क्या कर सकते हैं, यूज टू रिकॉर्ड स्टूडेंट्स वॉइस व्हाइल दे आर प्रैक्टिसाइजिंग स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी माइक्रोफोन में बच्चों की आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिस टाइम बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो बोलने की और प्रोनाउंसिएशन की, ठीक है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर मिल सकते हैं कि बहुत सारे उसमें कंप्यूटर हो, उसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड हो सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम में अब इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, डीवीडी और सीडी प्लेयर्स भी मिल सकती हैं। लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर जैसे कि बहुत सारे ऐप होते हैं जहाँ से आप इंग्लिश बहुत ही इजीली सीख सकते हैं, जबकि हम सीखते नहीं हैं। सबको पता है कि बहुत सारे ऐप होते हैं, अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी हो तो या तो हम कोर्स परचेज करेंगे या फिर हम ऑफलाइन कोचिंग लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स नहीं लगाते हम। लैंग्वेज लर्निंग बहुत सारे ऐप आते हैं जहाँ हम अपनी इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। Language learning software is designed to provide student with interactive and engaging language learning experience including grammar drills, यानी ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकें, रट सकें, वोकैब की एक्सरसाइज कर सकें, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर देखा जाए तो लैंग्वेज लेबोरेटरी जाए स्पेशली फैसिलिटी देती है बच्चों को, एक एनवायरनमेंट देती है सीखने का, एक कंट्रोल्ड और सेफ एनवायरनमेंट देती है जहाँ बच्चे अपनी लैंग्वेज स्किल यानी भाषा कौशल को इम्प्रूव कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। बहुत सारे गैजेट्स भी इसके अंदर यूज़ होते हैं जो अभी हमने देखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देंगे आराम से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ईमेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ओपन एजुकेशन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे और इंट्रानेट और इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईमेल बेसिकली ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हम अपने फ़ोन से मेल करते हैं, जैसे कि आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या मैं किसी को मेल कर सकती हूँ। तो ये क्या है, एक डिजिटल माध्यम है, एक डिजिटल मीन्स है मैसेज को एक्सचेंज करने का इंडिविजुअल से ग्रुप में, ठीक है। जैसे कि आपके कॉलेज वालों की मेल आती है या फिर कुछ भी किसी को भी आप मेल कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी को मेल कर रहे हैं, कंपनी वाले आपको मेल कर रहे हैं, आपने कहीं अपना CV लगाया है और आपको मेल के थ्रू पता चला है कि वहाँ पे वैकेंसी है। तो कैसे पता चला है, मेल के थ्रू। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है, कितना भी दूर हो, कुछ भी आपका सेंटर हो, आपके पास मेल आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही व्यापक मेथड है ऑनलाइन कम्युनिकेशन का आज के टाइम पे। मेल से हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को कंपोज कर सकते हैं, भेज सकते हैं एक दूसरे को कहीं भी, इंडिया से बाहर भी, इंडिया के अंदर भी, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, टेक्स्ट है भाई, मैसेज लिख सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं, आप अपने फाइल्स भेज सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं, किसी भी तरीके का कंटेंट भेज सकते हैं। मेल से हम क्या कर सकते हैं, मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं डायरेक्टली अपने इनबॉक्स में और रिप्लाई भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और भाई डिलीट भी उन्हें हम कर सकते हैं। ईमेल कैन बी एक्सेस थ्रू वेब बेस्ड ईमेल सर्विस सच एज जीमेल, याहू मेल और थ्रू स्टैंड एलोन ईमेल क्लाइंट। ये सारे इसके ऐप हैं, वेब बेस्ड ये चीज़ें हैं कि इनसे मेल कर सकते हैं, जीमेल से कर सकते हैं, याहू मेल से कर सकते हैं, ईमेल क्लाइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और एप्पल मेल, ठीक है। ईमेल इज़ ऑफन यूज फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल्स कम्युनिकेशन, यानी हमारे पर्सनल के लिए भी हेल्पफुल है और हमारे प्रोफेशन के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि कम्युनिकेशन होती है जॉब एप्लीकेशन के लिए भी अच्छी है। कि देखो वही बात जो मैं अभी कह रही थी कि आपने कहीं अपना CV लगाया तो आपको मेल आएगी जॉब के लिए कि भाई हमारे यहाँ पे वैकेंसी आ जाओ। डॉक्यूमेंट हम शेयर कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने कलीग्स के साथ और क्लाइंट के साथ। ईमेल बहुत सारी एडवांटेज भी देती है, पहले के टाइम से अब तो बहुत इम्प्रूव हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि सच एज स्पीड, कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट, कोई पैसे इतने ज़्यादा हमारे लगते नहीं हैं। ईमेल की और डिसएडवांटेज ये है कि सच एज द पोटेंशियल ऑफ स्पैम, यानी देखो हर चीज़ के लाभ भी होते हैं और हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो ईमेल का क्या है, आपके पास इससे स्पैम मैसेज आ सकते हैं, कुछ भी आपको धमकी भी दी जा सकती है, साइबर थ्रेट्स भी हो सकता है आपके साथ। तो ईमेल्स के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है। और आपकी मेल हैक भी की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। टू यूज़ ईमेल यू टिपिकली नीड टू क्रिएट एन अकाउंट, एक ईमेल बनाने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ईमेल प्रोवाइडर मिलेगा जिसमें आप अपना ईमेल एड्रेस भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो ईमेल के बारे में अगर शॉर्ट में आता है तो आप लिख सकते हैं ईजिली।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी मुक्त शैक्षिक संसाधन। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ एजुकेशनल मटेरियल दैट इज फ्रीली एक्सेसिबल एंड ओपनली लाइसेंस्ड फॉर यूज, रीयूज, मॉडिफिकेशन एंड शेयरिंग। यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स यानी एक संसाधन ऐसा एजुकेशन का जो बिल्कुल ओपन हो। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो जो मटेरियल फ्रीली तुम्हें मिल जाए, आसानी से मिल जाए, और जिसे आप यूज़ भी कर सकें, रीयूज़ भी कर सकें, दोबारा से यूज़ करना, मॉडिफाई उसके साथ काट छाट भी कर सकें, उसे शेयर भी कर सकें दूसरे को, तो वो क्या होते हैं? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारे सामग्री हो सकती है, जैसे कि टेक्स्ट बुक है। अब सरकारी स्कूल में क्या है? टेक्स्ट बुक फ्री में मिलती है, तो ये क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। लेक्चर्स हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स फ्री मिलते हैं, तो ये क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। अब जैसे चलो कॉलेज विद भावना चैनल लिया, हमारा जो चैनल है, इसमें क्या है? आपको वीडियोज़ मिल रही हैं, तो ये क्या है? ये आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेसन प्लान्स हैं, क्विजेज हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, और भी बहुत तरह का एजुकेशनल कंटेंट होता है। आपको कोई भी टॉपिक लेना हो, सब टॉपिक मिल जाते हैं, है ना। द प्राइमरी गोल ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज टू इंक्रीज एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी इसका जो उद्देश्य है, जो प्राथमिक उद्देश्य है, लक्ष्य है इसका ये है कि भाई सभी तक क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचनी चाहिए, हर किसी को क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले। ठीक है, जिसमें उसे पैसे ना देने पड़े और इक्विटी पे आधारित हो, यानी सभी के लिए बराबर हो, हर तरीके का लर्निंग स्टाइल वाला बच्चा भी पढ़ सके। अब जैसे कि वीडियोस आप लोग ही देखते हैं, अगर 4000 लोगों ने देखी तो क्या 4000 लोग एक जैसे होंगे? नहीं होंगे, उनमें क्या है? कोई ना कोई डिफरेंस पाया जाएगा। तो सभी की क्या है? इक्विटी को ध्यान में रखते हुए ये सभी का फायदा होता है, इसमें हर तरीके का बच्चा पढ़ सकता है। Open educational resources often created and shared by educators, institutions and organizations who want to promote open access to education and encourage innovation and collaboration in the field of education. जो open education resources है, इसमें टीचर्स अपना कंटेंट शेयर करते हैं, इंस्टीट्यूशन वाले शेयर करते हैं, बहुत सारी संस्था ऐसी होती हैं जो ओपनली अपना कंटेंट देती हैं। जैसे कि अब बुक की बात ले लो कि बहुत सारी PDF गूगल पे बहुत सारी हैं, आप कोई भी टॉपिक डालो या कोई भी बुक डालो तो आपको फ्रीली PDF भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। या फिर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो फ्री में कोई भी वीडियो मिल जाती है, फ्री में कोई भी PDF मिल जाती है। तो ये क्या है? जो नवाचार है उसको बढ़ावा देती है, इससे कोलैबोरेशन भी बढ़ता है एजुकेशन के फील्ड में। इसकी एक एडवांटेज ये है कि ये फ्री और ओपन एक्सेस टू एजुकेशन, यानी सबको फ्री में मटेरियल मिल जाता है और अफोर्डेबल भी रहता है कि भाई सब ले सकें और सब तक एजुकेशन पहुंच सके। ठीक है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज मटेरियल कैन बी एडेप्टेड एंड कस्टमाइज टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ लर्नर्स एंड एडुकेटर्स, यानी इसमें हम अनुकूलता भी ला सकते हैं जिससे कि सारे बच्चों की नीड्स को पूरा किया जा सके। इसमें हम बच्चों को ईजिली एंगेज कर सकते हैं एजुकेशनल कंटेंट को रेलिवेंट करके। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है वो कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है, यानी सहयोगात्मक को, शेयरिंग अमॉन्ग एडुकेटर्स एंड लर्नर्स, शेयरिंग बढ़ती है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि शेयर कर देना, तो ये क्या, ये सहयोगी तो एक तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, एक दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है? कल्चर ऑफ इनोवेशन, नवाचार की जो संस्कृति है उसे बढ़ावा मिलता है और एजुकेशन में जो रचनात्मकता है उसे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मटेरियल ऑफन लाइसेंस्ड अंडर क्रिएटिव कॉमन, यानी बहुत सारी चीज़ें क्या है? लाइसेंस्ड भी होती हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक है, ऑथोराइज्ड बुक है बिल्कुल, उसमें कोई भी ये नहीं कह सकते कि फेक है या फिर कोई बेकार कंटेंट है कुछ है। तो NCERT क्या है? लाइसेंस्ड है, जो कि विच अलाउज यूजर्स टू रीयूज, रिमिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द मटेरियल विद प्रॉपर एट्रीब्यूशन। कुछ जो मटेरियल है उसे हम दोबारा से भी रीयूज कर सकते हैं, उसे रिमिक्स भी कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं प्रॉपर एट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद एक्सेस टू एजुकेशनल मटेरियल दैट दे कैन यूज टू एनहांस देयर नॉलेज एंड स्किल्स एट एनी टाइम, यानी जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं ये बच्चों को हमेशा सीखने के लिए मिलता है। अब जैसे कि आप लोग हैं, आप अब हमें YouTube जब से आई है हम कभी भी सीख सकते हैं, पूरा जीवन सीख सकते हैं। कभी कितनी भी साल हो, जॉब लग जाए आपकी, कुछ भी बन जाए आप, लेकिन आप तब भी सीख सकते हैं। ज़रूरी है ना कि पढ़ाई सीखें, खाना बनाना सीख सकते हैं, तो बहुत सारी नॉलेज आप स्किल्स यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको इजीली मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? ऑनलाइन मिलेंगी, इवन इन एरियाज विद लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस। लिमिटेड, अगर नेट भी बहुत कम है, 240 की स्पीड पे देख लो, तो हर तरीके की फैसिलिटी आपके लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है? इंटरनेट और इंट्रानेट में
देखो इंट्रानेट जो है एक प्राइवेट नेटवर्क है एक संस्था के अंदर, जैसे कि अपने घर का काम, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जैसे इंट्रानेट है, इंटरनेट को हम क्या मान सकते हैं कि हमारे घर की सरकार है ना, जब चाहे बदल लें, जब चाहे हटा दें, जब चाहे लगवा लें। लेकिन इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड है, मतलब देश क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है ये, ठीक है। तो इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, ये प्राइवेट नेटवर्क है, एक संस्था के अंदर काम करता है। लेकिन इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, कहीं भी चले जाओ हमें सब जगह इंटरनेट मिलेगा। आप अमेरिका में चले जाओ वहाँ भी आपको मिलेगा। इससे मिलियंस बिलियंस लोग क्या हैं जुड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। इंटरनेट की जो सर्विस है वो बिल्कुल लिमिटेड है, इसके यूजर्स भी लिमिटेड हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेट जो है पूरे देश में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सभी जगह इसका एक्सेस है इंटरनेट का। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं। अब जैसे कोई भी कंपनी है, कंपनी का कोई भी स्टार्टअप है, तो वहाँ इंटरनेट मिल जाएगा, उनका खुद का नेट होता है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस आर टिपिकल यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इंटरनेट क्या है, इसमें ये सर्विस यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब, यानी देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय भी हमें कहीं भी कम्युनिकेशन, कहीं भी बातचीत करनी हम कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट में क्या है, हम सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन और कोलाबोरेशन कर सकते हैं सिर्फ एक संस्था के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका दायरा बहुत छोटा है। इंटरनेट सर्विस आर ऑफन मोर सिक्योर देन इंटरनेट सर्विस। भाई इंटरनेट जो है ये ज़्यादा सिक्योर है, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर इंसान का, पर्टिकुलर संस्था का होता है, इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन इंटरनेट जो है वो सिक्योर नहीं है इतना ज़्यादा। अब इंटरनेट से कितना डेटा चोरी होता है, चैनल हैक हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल हैक हो जाते हैं, किसी की आईडी हैक हो रही है, किसी का इंस्टा हैक हो गया। तो इंटरनेट के तो बहुत सारे मिसयूज़ हैं। इंटरनेट सर्विस कैन बी कस्टमाइज टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेट जो है अगर हम इसे फिल्टर करें तो किसी भी संस्था की नीड्स को पूरा करने के लिए है। लेकिन इंटरनेट जो है देखें तो जनरली नेचर एंड कैन नॉट बी कस्टमाइज टू मीट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, यानी इंटरनेट से हम ये नहीं कर सकते कि किसी भी संस्था का, उसे फिल्टर करके किसी भी संस्था का ही फायदा हो रहा है, उसे कस्टम नहीं कर सकते हम। इंटरनेट सर्विस आर ऑफन यूज फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट एंड रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था में क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, डॉक्यूमेंट शेयर करना, रिसोर्सेज शेयर करना। लेकिन इंटरनेट क्या है, ये वाइड रेंज है, इसका क्या है, वाइड एरिया है। इसके अंदर कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, ट्रांजेक्शन, वीडियो, ये मूवीज़ वगैरह सब आ जाती हैं, ठीक है। आगे भी देख सकते हैं, ये जो इंटरनेट है टिपिकली अब फास्टर स्पीड, इसकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेट की स्पीड इसके मुकाबले कम है, उससे लिमिटेड है। इंटरनेट सर्विस जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करते हैं, लेकिन इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड काम करता है। इंटरनेट जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन इंटरनेट इतना रिलायबल नहीं है, ठीक है। इंटरनेट ऑफन हैव मोर लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन इंटरनेट का स्कोप जो है बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़े लेवल पे है। इंटरनेट सर्विस आर ऑफर यूज़र फ्रेंडली, और इंटरनेट क्या है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। दे आर डिज़ाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस यूज़र। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली जब आप खुद पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये नाम से ही कन्फ्यूज़ हो जाते होगे। इंटरनेट बार बार जो बोला जा रहा है, हो जाता है, सभी के साथ होता है वैसे। लेकिन आप पढ़ेंगे आराम से, दोबारा देख लेना वीडियो, अगर नहीं समझ आए, वैसे तो समझ आ जाएगा, जो टॉपिक नहीं समझ आए उसे बता देना, दोबारा करा दूंगी, ठीक है। बाकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, अंदर से मतलब आवाज़ निकल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा पेन है पेट के अंदर। इन्फेक्शन में टाइम लगता है ठीक होने में, आप सभी लोगों को पता है कि तबीयत ख़राब चल रही है। बाकी क्लास तो आपकी करानी है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम हैं, तो जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्लासेस यहाँ चली हुई हैं। और बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है भाई, ठीक है। शेयर करना है बीएड के ग्रुप्स में। बाय बाय।